अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म है। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क के मारूफ सनअतकारों और मुमताज़ कारोबारी शख्सियात के वफ़द ने मुलाकात की। आपको बताएं, अहम मुलाकात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म है। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क के मारूफ सनअतकारों और मुमताज़ कारोबारी शख्सियात के वफ़द ने मुलाकात की। ये मुलाकात मुल्क की मजमूई मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज़ करने और माली साल 2026 के बजट के हवाले से कारोबारी बरादरी से मुशावरत के तनाजुर में थी। आपको बताएं, अहम मुलाकात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म है। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इसी पे मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन। जी राना यमीन, बताइएगा क्या एजेंडा था इस मुलाकात का और कौन कौन से पॉइंट्स जो थे वो हाईलाइट्स किए गए इस मुलाकात में? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म है। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क के मारूफ सनअतकारों और मुमताज़ कारोबारी शख्सियात के वफ़द ने मुलाकात की है। ये मुलाकात मुल्क की मजमूई मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज करने और माली साल 2026 के बजट के हवाले से कारोबारी बरादरी से मुशावरत के तनाज़ुर में थी। वफद में मियाँ मोहम्मद मनशा, आरफ हबीब, आतिफ बाजवा, मोहम्मद अली तब्बा, मुसद्दक जुल्करनैन, ज़ियाद बशीर, शहजाद सलीम, ज़िलाफ मुनीर, उमर सईद, उमर मनशा, यूसुफ सईद, कामरान अरशद, खुरम मुख्तार, आसफ सईद, सुल्तान गोहर, इजाज, फुआद अनवर, जुल्फ़कार हियात, जावेद इकबाल, यूसुफ हुसैन, आमिर इब्राहिम, ख्वाजा मसूद अख्तर और इजाज नबी शामिल थे। वफद को कारोबार, सनत और तजारत के फ़रोग़ के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने वफद को खुश आमदीद कहा और गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप लोग पाकिस्तान के सफ़ीर और दुनिया में हमारी पहचान है। मुश्किल मुआशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर कारोबारी बरादरी के शुक्रगुजार हैं। उनका कहना था कि हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मुआशी तरक्की की ज़मानत है। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से पॉलिसी साजी में कारोबारी बरादरी से मुशावरत इंतहाई अहमियत की हामिल है। बरामदात पर मबनी तरक्की की राह पर गामजन है। यही हमारी मुआशी पॉलिसी का महवर है। शहबाज शरीफ ने कहा कि गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात शामिल किए जा रहे हैं। कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की मईशत मुस्तहकम हुई और बैरूनी सरमायाकारों का इत्मीनान बहाल हुआ। बैरूनी सरमायाकारों का इत्मीनान बहाल हुआ। बहुत शुक्रिया राना यमीन आपका। अमरीका और ईरान ने रात भर एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले किए। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने अपना हुर्मुज़ के करीब ईरानी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। अमरीकी हमले में जहाज के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। जवाब में अमरीकी इसराइली जहाज पर बहरी मिसाइलों से हमला किया गया। अमरीकी अफवाज ने जजीरा किशम में IRGC के मवासलाती टावर को निशाना बनाया। जवाब में ईरान ने 5th फ्लीट हेडक्वार्टर हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया। अमरीकी सेंडकॉम की जानिब से बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर हमले की तरदीद कर दी। अमरीकी सेंडकॉम के मुताबिक ईरानी मिसाइल और ड्रोन हदफ तक पहुंचने में नाकाम रहे। अमरीकी सदर ट्रम्प ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के खात्मे से मुतालिक खबरों को मुस्तरद करते हुए उन्हें गलत और गुमराहकुन करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी अपने बयान में सदर ट्रम्प ने कहा कि ये इतलात दुरुस्त नहीं है कि ईरान और अमरीका ने चंद रोज़ कबल एक दूसरे से बातचीत बंद कर दी। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान राबिते और गुफ्तगू का सिलसिला मुसलसल जारी है और आज भी बातचीत हुई। ट्रम्प के मुताबिक मुज़ाकरात का अंजाम क्या होगा, इस हवाले से फिलहाल कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। ताहम ईरान को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि अब वक्त आ चुका कि किसी न किसी सूरत एक मुआहदा किया जाए। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान गुज़श्ता 47 बरस से इसी तर्ज पर मुआमलात चला रहा है और ये सूरत हाल मज़ीद जारी नहीं रह सकती।
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ایسے اشارے ملے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر زیادہ فعال کردار ادا کر رہے ہیں اور مذاکرات میں اپنی سرگرمیاں بڑھا رہے ہیں۔ عرب نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق امریکی قانون سازوں سے گفتگو کرتے ہوئے مارکو روبیو نے کہا کہ آبنۂ ہرمز کو کھولنا ایران کے ساتھ مذاکرات میں پہلی شرط ہے۔ افزودہ یورینیم سے دستبرداری اور جوہری پروگرام سے متعلق معاملات طے ہونے پر پابندیوں میں نرمی کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ جاری مذاکرات میں اس کے جوہری پروگرام کے ایسے پہلو بھی زیر بحث آ سکتے ہیں جن پر تہران ماضی میں بات کرنے سے انکار کرتا رہا، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ یہ مذاکرات بالآخر ایسے معاہدے پر منتج ہوں گے جو امریکہ کے لیے قابل قبول ہو۔ مارکو روبیو کے مطابق ایران کے موقف میں بعض معاملات پر بات چیت کے حوالے سے ممکنہ لچک دیکھی جا رہی ہے، تاہم کسی حتمی معاہدے تک پہنچنے کے امکانات کے بارے میں ابھی کوئی یقین دہانی نہیں کرائی جا سکتی۔ امریکی سینٹ میں وزیر خارجہ مارکو روبیو سے سخت سوالات کیے گئے ہیں، جبکہ ایران جنگ پر ٹرمپ پالیسی کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ میں ہونے والی سماعت کے دوران امریکی سینیٹرز نے وزیر خارجہ مارکو روبیو کے سامنے ایران جنگ سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ پر تنقید کی۔ ڈیموکریٹ سینیٹر کرس وین ہالن نے کہا کہ سچ یہ ہے ٹرمپ کی خارجہ پالیسی مکمل تباہی بن چکی ہے۔ انہوں نے ایران جنگ کو غیر دانشمندانہ اور خطرناک قرار دیا۔ ڈیموکریٹ سینیٹر کورے بیکر نے بھی جنگ کے سخت ناقدین میں شامل ہوتے ہوئے کہا کہ ایرانی فریق صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے طریقے تلاش کر رہا ہے اور آبنائے ہرمز کی بندش سے معاشی بحران کو بطور دباؤ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے مخالفین اور وہ فریق جو خطے میں تباہی پھیلا رہے ہیں انہوں نے آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے آبنائے ہرمز بند کرنے کی طاقت کو سمجھ لیا ہے۔ IAEA سربراہ رافیل گروسی کی دورہ متحدہ عرب امارات کے دوران وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد سے ملاقات ہوئی۔ رافیل گروسی نے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد سے ملاقات کے دوران براکا ایٹمی پلانٹ پر ڈرون حملے پر تبادلہ خیال کیا۔ اماراتی وزیر خارجہ نے کہا کہ براکا نیوکلیئر پلانٹ پر حملہ عراق سے کیا گیا۔ اس سے قبل سربراہ IAEA نے قطری وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق جاری مذاکرات اور تازہ ترین پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ رافیل گروسی نے کہا خلیج میں جوہری سلامتی پر تشویش بڑھی، اس کے پیش نظر یہ اہم دورہ کر رہا ہوں۔ قطری وزیر اعظم سے جوہری عدم پھیلاؤ پر بات کی۔ امن استحکام کا حصول سفارتکاری سے ہی ممکن ہے۔ وزیر اعظم نے توانائی بچت مہم کے سلسلے میں کاروبار بندش کے نئے اوقات جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ کابینہ ڈویژن کے باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام دکانیں، مارکیٹیں اور شاپنگ مالز اب رات 9 بجے بند کیے جائیں گے، جبکہ شادی ہالز، مارکیاں اور دیگر کمرشل تقریبات رات 10 بجے تک جاری رہ سکیں گی۔ اسی طرح ریسٹورینٹس، ہوٹلز اور سبزی فروٹ فروخت کرنے والے دکانوں کو رات 11 بجے تک بند کرنا لازمی ہوگا۔ حکومت نے بعض شعبوں کو ان پابندیوں سے مستثنی قرار دیا۔ میڈیکل سٹورز، IT کمپنیاں، تندور، جمز اور فیول سٹیشنز پر نئے اوقات کار کا اطلاق نہیں ہوگا۔ آئندہ بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 754 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز پیش کر دی گئی۔ NHA کو 264 ارب، پاور ڈویژن کو 91 ارب روپے ملیں گے۔ آبی وسائل ڈویژن کے لیے 179 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی۔ ذرائع نے بتایا دستاویزات کے مطابق صوبوں اور اسپیشل ایریاز کے لیے 251 ارب روپے رکھنے کا تخمینہ ہے۔ صوبائی منصوبوں پر 99 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ ضم شدہ اضلاع کے لیے 66 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے 86 ارب روپے مختص ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم PSDP میں 200 ارب روپے اضافے کے خواہاں ہیں۔ FBR نے 200 ارب اضافی ریونیو جمع کرنے سے انکار کیا۔ آئندہ مالی سال سے سیلز ٹیکس کی چوری اور مبینہ اسمگلنگ کی روک تھام فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ایک جامع اور جدید نظام متعارف کرانے کی تیاری شروع کر دی۔ ذرائع کے مطابق مجوزہ نظام کے تحت غیر رجسٹرڈ کمرشل گاڑیوں کو موٹر ویز، GT روڈ اور دیگر اہم شاہراہوں پر داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ منصوبے کے مطابق آئندہ مالی سال میں تمام کمرشل گاڑیوں پر خصوصی کارگو ٹریکنگ
टैग्स नस्ब किए जाएंगे जिनके जरिए उनकी नकल व हरकत की निगरानी की जाएगी। इस इकदाम का मकसद टैक्स चोरी और गैर कानूनी तिजारत की रोकथाम बताया जा रहा है। ज़राए ने बताया फैक्ट्रियां और कारखाने सिर्फ FBR से रजिस्टर्ड ट्रकों में ही सामान लोड कर सकेंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं वफाकी बजट में क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल असासों को बाकायदा टैक्स नेट में लाने की तैयारी कर ली गई। हुकूमत ने क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर कैपिटल गेन टैक्स आयद करने पर गौर शुरू कर दिया। क्रिप्टो ट्रेडिंग से हासिल होने वाले मुनाफे पर 15 से 30% तक टैक्स जो है वो लगाया जा सकता है। IMF की मुशावरत के बाद क्रिप्टो सेक्टर को टैक्स नेट में शामिल करने की मनसूबाबंदी की गई। हुकूमत का क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर कैपिटल गेन टैक्स आयद करने पर गौर किया गया। मुजवजा इक़दामात के तहत इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 37 में तरमीम करके क्रिप्टो ट्रांजैक्शन से हासिल होने वाले मुनाफे को कैपिटल गेन के ज़ुमरे में शामिल किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नवाब ज़ादा जमाल रायसानी ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ एक खामोश जंग लड़ी जा रही है जिसमें बारूद से ज्यादा नौजवानों के जहनों को निशाना बनाया जा रहा है। क्वेटा में सुबाह बुधरा अली मदद जतक और आसिम कुर्दा गेलू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जमाल रायसानी ने कहा कि दुश्मन पाकिस्तान और बलूचिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है और मौजूदा दौर की जंग बड़ी हद तक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मुंतकिल हो चुकी है। उनका कहना था कि कलअदम तंजीमें मुख्तलिफ मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए राबिते मनसूबाबंदी और भर्तियों का अमल जारी रखे हुए है। आज दुश्मन सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि सोशल मीडिया मुहिमात और ट्रेंड्स के जरिए भी अपने मकासद हासिल करने की कोशिश कर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में 3 रोज बाकी सियासी मुहिम तेज जलसे जुलूसों और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को इंतखाबी मैदान सजेगा। 24 नशिस्तों पर 396 उम्मीदवार मैदान में हैं। 8 खवातीन भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात 2026 में खवातीन वोटर्स का किरदार इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका, जहां मुतादिद हलकों में मर्द और खवातीन वोटर्स की तादाद में मामूली फ़र्क इंतखाबी नताइज पर बराह रास्त असर अंदाज हो सकता है। आपको बताएं गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में 3 रोज बाकी सियासी मुहिम तेज जलसे जुलूसों और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को इंतखाबी मैदान सजेगा। 24 नशिस्तों पर 396 उम्मीदवार मैदान में है। 8 खवातीन भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात 2026 में खवातीन वोटर्स का किरदार इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका, जहां मुतादिद हलकों में मर्द और खवातीन वोटर्स की तादाद में मामूली फ़र्क इंतखाबी नताइज पर बराह रास्त असर अंदाज हो सकता है। एदाद शुमार के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में खवातीन वोटर्स की मजमूई तादाद 4,54,480 है, जबकि कम अज कम 5 हलकों में खवातीन वोटर्स जीत और हार का फैसला कुन किरदार अदा करने की पोजीशन में है। इलेक्शन के हवाले से बताएं आपको जलसे जुलूसों और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में 3 रोज बाकी हैं। सियासी मुहिम तेज जलसे जुलूसों और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को इंतखाबी मैदान सजेगा। 24 नशिस्तों पर 396 उम्मीदवार मैदान में हैं। 8 खवातीन भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात 2026 में खवातीन वोटर्स का किरदार इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका, जहां मुतादिद हलकों में मर्द और खवातीन वोटर्स की तादाद में मामूली फ़र्क इंतखाबी नताइज पर बराह रास्त असर अंदाज हो सकता है। एदाद शुमार के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में खवातीन वोटर्स की मजमूई तादाद 4,54,480 है, जबकि कम अज कम 5 हलकों में खवातीन वोटर्स जीत और हार का फैसला कुन किरदार अदा करने की पोजीशन में है। दियामर 1 सबसे मुनफरिद हल्का करार दिया जा रहा है, जहां मर्द और खवातीन वोटर्स की तादाद करीबन बराबर है। इस हल्के में मर्द वोटर्स की तादाद 22,229 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 22,257 है। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के हवाले से
آپ کو اپڈیٹ کریں ناظرین. 3 روز باقی ہیں, اسی پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف گلگت بلتستان حمید پیرزادہ. جی حمید پیرزادہ, بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں اس الیکشن کے حوالے سے آپ کے پاس؟ جی بالکل, گلگت بلتستان میں اس وقت جو سیاسی خیمہ گینی ہے وہ آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. 24 امیدواروں کے 24 حلقے میں اس وقت جو سیاسی مقابلہ ہے وہ جاری ہے. میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں جی بی ایل اے 13 حلقہ 1 اسٹور سے, جس میں ٹوٹل ووٹس جو ہے 43,997 ہیں اور فیمیل کی تعداد 20,347 اور میل کی تعداد یہاں پر قریب 17,660 ہے. جی بی ایل اے 14 حلقہ 2 سے ٹوٹل جو ہے ووٹ یہاں پر 36,962 ہے, جن میں سے 17,376 جو ہے اس وقت فیمیل کی تعداد ہے اور 19,586 میل کی تعداد ہے. جی بی ایل اے 13 میں 3 امیدواروں کے درمیان کمپٹیشن ہے, جو حلقہ 1 میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے نامزد امیدوار ہے رانا فرمان صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار ہے فہد حنیف صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں شاہدہ خورشید صاحب. جی بی ایل اے 14 سے مسلم لیگ نواز کے رانا فاروق صاحب ہیں اور پیپلز پارٹی کے سید آباد مفید شاہ صاحب ہیں اور اس کے ساتھ تحریک استحکام کے جو ہے وہ شمس الحق بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. لاہور ہائی کورٹ نے موٹر وے پر خاتون سے اجتماعی زیادتی کے مقدمے میں 2 مجرموں کی سزا کے خلاف اپیلوں پر قبضہ فیصلہ سناتے ہوئے اپیلیں خارج کر دی. عدالت نے دونوں مجرموں کی سزائے موت کو برقرار رکھا. پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحات علی شاہ نے بہترین کیس پیش کرنے پر پروسیکیوشن ٹیم کی کارکردگی کو خوب سراہا. آپ کو اپڈیٹ کریں, اہم پیش رفت ہوئی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے موٹر وے پر خاتون سے اجتماعی زیادتی کے مقدمے میں 2 مجرموں کی سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ سناتے ہوئے اپیلیں خارج کر دیں. عدالت نے دونوں مجرموں کی سزائے موت کو برقرار رکھا. پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحات علی شاہ نے بہترین کیس پیش کرنے پر پروسیکیوشن ٹیم کی کارکردگی کو سراہا. اسی پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ لاہور یاسر عباسی. جی یاسر عباسی, بتائیے گا کیا پیش رفت ہوئی ہے, کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل, لاہور ہائی کورٹ نے موٹر وے پر خاتون سے اجتماعی زیادتی کے مقدمے میں 2 مجرموں کی سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ سناتے ہوئے اپیلیں خارج کر دی. عدالت نے دونوں مجرموں کی سزائے موت کی سزا کو برقرار رکھا. پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحات علی شاہ نے بہترین کیس پیش کرنے پر پروسیکیوشن ٹیم کی کارکردگی کو سراہا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سید شہباز علی رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اپیلوں پر سماعت کی. مجرم عابد ملی اور شفقت بگا نے سزائے موت کے فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر کر رکھی ہیں. مجرموں کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ٹرائل کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا. ٹرائل کورٹ میں ہمارے موقف کو ٹھیک سے سنا نہیں گیا. عدالت ٹرائل کورٹ کا سزائے موت کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر رہا کرنے کا حکم دے. پروسیکیوٹر رائلہ شاہد نے اپیلوں کی مخالفت کی اور کہا کہ اے ٹی سی نے درست فیصلہ دیا ہے. مجرموں کو میرٹ پر سزائے موت ہوئی. دونوں مجرموں کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. مرکزی صدر پاکستان کسان اتحاد خالد کھوکھر نے کہا کہ فوڈ اور واٹر سیکیورٹی کا موازنہ کرنا ضروری ہے. 26 کروڑ عوام کے لیے کسان غلہ پیدا کر رہے ہیں. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر پاکستان کسان اتحاد خالد کھوکھر نے کہا پاک فوج دفاع ہر 9.1 بلین ڈالر دفاع پر خرچ کرتا ہے اور دفاع ناقابل تسخیر ہے. چاول میں ہم دنیا میں 9ویں، گنے میں چوتھے، کینو میں نمبر 1، پیاز میں چوتھے نمبر پر ہیں. عدلیہ دنیا میں 124ویں نمبر پر ہے، مگر وسائل سب سے زیادہ ہیں. میں میڈیا کے لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں اینکر پرسن سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ان سے پوچھے کہ آپ کی کوئی زرعی پالیسی ہے؟ کوئی بتائیں. تو 5 سالہ کو، 10 سالہ کو، 20 سالہ کو، 25 سالہ کو پالیسی ہے؟ ایک دن کی پالیسی بھی نہیں ہے. ایک دن کی بھی پالیسی نہیں ہے. خود کسی کو پتہ ہی نہیں کل ہم نے کیا کرنا ہے. تو پھر زراعت کیسی پلے گی؟ بھئی قدرت نے تو آپ کو تمام وسائل دے دیے. کراچی سے لے کے پشاور تک آپ کو میدانی علاقہ دیا، 1500 کلومیٹر آپ کو سمندر دیا.
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर मुल्तान के रजा हाल में मुनक्किदा खुली कचहरी में अवामी मसाइल सुनने और हल के लिए ज़िली महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा खाविर गिल से, जो इस वक्त एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हाफिज मोहम्मद मुदस्सर के साथ मौजूद हैं। जी खाविर, बताइएगा। जी बिल्कुल, सीएम पंजाब की हदायत के मुताबिक जो है मुल्तान में भी रेवेन्यू खुली कचहरी और दीगर अफसरान यहाँ पर मौजूद थे। हमारे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मौजूद हैं, इनसे बात करें। सर, आज की खुली कचहरी के हवाले से क्या कहना है? और मैं समझता हूँ कसीर तादाद में लोग हैं, क्या केसेस से सबसे ज़्यादा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सीएम की डायरेक्शन के मुताबिक जो है वो ओपन कोर्ट का इनेकाद किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें मिसलेनियस एप्लीकेशंस हैं हमारे पास, रेवेन्यू से मुतल्लिका भी हैं, पुलिस से मुतल्लिका भी हैं, और हमारे जो दूसरे लाइन डिपार्टमेंट हैं, लोकल गवर्नमेंट्स होगी, हमारे सुथरा पंजाब के मुतल्लिक हैं, एमडीए के मुतल्लिक हैं। तो उन सारों के ऊपर डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी और दूसरे जो अफसरान हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, मौके के ऊपर हदायत जारी की हैं और लोगों को रिलीफ फराहम किया है। सर, जो एप्लीकेशन मार्क की जा रही है, क्या उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए क्या तरीके कर रहे हैं ताकि लोग जो है फिर उसको हल करवा सकें? नहीं, देखिए, जो भी हम एप्लीकेशन मार्क करते हैं उसका एक अलहदा रिकॉर्ड रखा जाता है खुली कचहरी का, और फिर लोगों को एक फॉलो अप के लिए टाइम दिया जाता है। अगर उनका मसला हल नहीं होता तो फिर हमारा स्टाफ भी उसको चेक कर रहा होता है 7 डेज़ के बाद कौन कौन सा इशू रिजॉल्व हो गया, कौन कौन से इशू रिजॉल्व नहीं हुए, उसको फिर हम फॉलो अप कर रहे होते हैं। रेवेन्यू के मसाइल की बात करें तो पटवारी हजरात का एहतजाज चल रहा था, क्या आज की खुली कचहरी में वो पटवारी या तहसीलदार मौजूद है? ताकि क्योंकि एक मैं समझता हूँ कि रेवेन्यू की रीड की हैसियत रखते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे जो पटवारी हजरात हैं वो कुछ अर्सा से एहतजाज के ऊपर हैं, मगर हमारी जो रेवेन्यू फील्ड फॉर्मेशन है, हमारे जो सर्कल रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, डीडी पैलरा हैं, वो सारे मौजूद हैं, और रेवेन्यू से मुतालिक हमारे जो भी कंप्लेंट्स आई हैं वो हमने मौके के ऊपर डिस्पोज ऑफ की हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब से बात की और उनका ये कहना था कि लोगों की जो है वो एप्लीकेशन ली जा रही है, उनको मार्क किया जा रहा है, और जितनी भी शिकायत का अजाला है उसको जो है वो मेरिट पर हल किया जाएगा। जी, खेल के हवाले से अब बात करेंगे। अंडर 18 एशिया कप में पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने दिलचस्प मुकाबले के बाद बांग्लादेश को 5-2 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 5 जून को खेलेगा। आपको अपडेट करें और आपको बताएं नाज़रीन, खेल के हवाले से अंडर 18 एशिया कप में पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने दिलचस्प मुकाबले के बाद बांग्लादेश को 5-2 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 5 जून को खेलेगा। उधर पाक फौज के ज़ेरे एहतिमाम स्कर्दू में मार्का हक दूसरी सरफरंगा नेशनल मैराथन 2026 का कामयाब इनेकाद। दुनिया के बुलंद तरीन सहरा सरफरंगा में 21 किलोमीटर मैराथन के साथ सीनियर सिटीजन और तलबा के लिए फन रन का भी इनेकाद किया गया। सरफरंगा नेशनल मैराथन में गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान से 1000 से ज्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया। कमांडर FCN ने सरफरंगा नेशनल मैराथन की इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मैराथन में पहली पोजीशन हासिल करने वाले एथलीट मोहम्मद अख्तर को 10 लाख रुपए नकद इनाम और मेडल से नवाजा गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की क़यादत में पंजाब असम्बली ने जदीद और माहौल दोस्त कानून साजी की जानिब एक अहम कदम उठाते हुए असम्बली कार्रवाई को मुकम्मल तौर पर पेपरलेस बनाने का फैसला कर लिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से, जो इस वक्त पंजाब असम्बली में मौजूद हैं। जी आसिफ, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब असम्बली में, जहाँ स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का एक ऐसा इकदाम सामने आया है। पंजाब असम्बली के जब भी हाल बजट पेश होगा तो करोड़ों रुपए की बचत जो है वो इसमें होगी। पंजाब असम्बली में इस वक्त 380 जो टैब हैं वो फिक्स कर दिए गए हैं, जिसमें से 371 जो हैं वो अरकान पंजाब असम्बली के लिए हैं, और 3 जो हैं वो जो सेक्रेटरीज हैं, जो स्टाफ है असम्बली का, उनके लिए हैं, और एक स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए हैं। और ये ऐसा इकदाम और ख्वाहिशारी को भी मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा इकदाम समझा जा रहा है कि जहाँ पहले एक किताबचे शाया किए जाते थे, उनको प्रिंटिंग में करोड़ों रुपए की रकम जो है वो ज़ाया जाती थी, उसका मद्देनजर रखते हुए पंजाब असम्बली में इस वक्त तकरीबन करोड़ों रुपए की बचत भी सामने आएगी। और ये इकदाम जो है बैनुल-अक़वामी सतह पे भी सराहा जाता है, और बैनुल-अक़वामी जो इस वक्त जितने भी असम्बलीज हैं उनमें ये चीज़ फिक्स की जा रही है। इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, जितने भी अरकान असम्बली हैं उनके लिए टैब जो हैं वो फिक्स कर दिए गए हैं, और
یہ टैब जो हैं जो बजट में तमाम इस वक्त जो इसमें इंफॉर्मेशन होगी वो इसमें मौजूद होगी। ये पंजाब असम्बली का इंतहाई अहसन इक़दाम है जो स्पीकर पंजाब असम्बली की क़ियादत में ये पाया तकमील तक पहुँच चुका है। जी नाज़रीन, शेखोपुरा में खातून और 14 साल बेटी पर तेजाब फेंकने का अफसोसनाक वाक़या। चेयरपर्सन पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का नोटिस DPO से रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान के मुताबिक पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम वकास को गिरफ्तार किया। वाक़या थाना कोट अब्दुल मालिक की हदूद में पेश आया, जहां मुलजिम ने साबिक अहलिया और 14 साल बेटी पर तेजाब फेंका। तेजाब गिरने से खातून का बाजू और जिस्म के दीगर हिस्से झुलस गए। तेजाब गिरने से कम सिन बेटी का बाजू भी झुलस गया। हिना परवेज भट्ट ने कहा, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक मुतासरा खातून और बच्ची को हर मुमकिन इंसाफ फराहम किया जाएगा। एसिड हमला संगीन जुर्म है, अब कोई मुल्जिम कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेगा। कराची में SSP मलीर डॉक्टर अब्दुल खालिक की ज़ेर सदारत इजलास मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। इजलास में SP मलीर, DSP मलीर सिटी, SHOs ने शिरकत की। मुख्तलिफ इमाम बारगाहों के उलमाए किराम, ज़ाकिरीन, मुंतज़मीन और परमिट होल्डर्स ने भी इजलास में शिरकत की और मुहर्रम उल हराम के दौरान दरपेश सिक्योरिटी और सहूलियात से मुतालिक अहम निकात पेश किए। शुरका ने जुलूसों के रास्तों से तजावुज़ात के खात्मे, खराब स्ट्रीट लाइट्स, सफाई, पानी की फ्राहमी और बर वक्त पुलिस रेस्पॉन्स जैसे मसाइल पर बात रखी। SSP मलीर डॉक्टर अब्दुल खालिक ने कहा, मुहर्रम उल हराम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए तमाम जुलूसों के रूट्स पर CCTV कैमरों की तनसीब, कंट्रोल रूम के क़याम और पुलिस की मुआस्सिर निगरानी के इंतजाम किए जाएंगे। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।